Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, Dilwalo Ki Chocolate. So yes, another game, not that kind of a one-sided, yes, one-sided, मगर कुछ कहानी में ट्विस्ट आया, शुक्र कुछ चेंज हुआ। आपको जो भरमार थी रन से जीत होती हुई दिख रही थी, वो रन से नहीं, वो विकेट से जीत हासिल हुई। और जिस तरह कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेला, अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज शोन दैट दे आर द डिफेंडिंग चैंपियन। बड़े डाउट्स थे लोगों को कि नहीं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो इस्लामाबाद से निकलकर अब पहली दफ़ा जो है कोई गेम खेलेगी अपने होम से निकलकर, तो शायद कुछ चैलेंज मिल सके, मगर चैलेंज इस तरह का नहीं हुआ बिकॉज कराची किंग्स ने तो कोई चैलेंज दिया ही नहीं। 128 बट विकेट्स, ये किस किस्म की विकेट्स हैं? नेशनल स्टेडियम कराची की विकेट्स कभी इस तरह की नहीं होती थी जिसपे मुश्किल हो बैटिंग करना। खैर बैटिंग अच्छी भी नहीं की कराची की तरफ से, मगर बैटिंग आसान भी नहीं थी इस कंडीशंस में। दो के हम ये बात जानेंगे और ये बात करेंगे। आज होना है एक और मुकाबला जहां पे कराची किंग्स का आमना सामना होगा पेशावर ज़ल्मी से। क्या कराची किंग्स कल की परफॉर्मेंस को भूल के आज रिडीम कर पाएगी अपने आप को कि नहीं कर पाएगी, इसके वाले से होगी हमारी डिस्कशन। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। जैसे क्रिकेट चल रही है साथ साथ वैसे जैसन गिलेस्पी के बयानात भी चल रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस पर जवाब भी दे रहे हैं। जैसन का भी दिल नहीं कर रहा कि वो कोई भी इंटरव्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट का तस्करा किए बगैर मुकम्मल करें। ये एक अफसोसनाक चीज़ है। अब देखने ये ऊँट किस करवट बैठता है और कहाँ तक कब तक वो ये अपने ख्यालात का इजहार करते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हसन अली जो कि एक तरह से कमबैक कर रहे हैं क्रिकेट में, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो PSL के बेस्ट बॉलर बने। क्या उनकी टीम उनके लिए ये सहूलत पैदा करेगी कि वो बेस्ट बॉलर बने? और साथ ही साथ क्रिकेट का मायार कैसे बुलंद होगा आने वाले दिनों में? इस्लामाबाद ने जो तब्दीलियाँ की, क्या वाक़ई नहीं कि इतनी अच्छी टीम है कि परफॉर्म करते करते खिलाड़ियों को अगर वो बाहर भी करते हैं फिर भी जीत जाएंगे? इसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच और पाकिस्तान टीम को हेड कोच की तलाश भी है, मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहिबजादा शाहिद खान आफरीदी साहब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान प्रोग्राम में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को। वालेकुम अस्सलाम। लाला देखा आप इतने दिनों बाद आते ना तो तकल्लुफ ही बढ़ जाती है, हाफिज तकल्लुफ हो जाते हैं बहुत आपसे, सो ज़्यादा जल्दी जल्दी आया करें। आ गया हूँ, बहुत मिस किया, ऑनेस्टली बहुत मिस किया। और बस 3-4 दिन जरा खूबसूरत हसीन वादियों में खोया हुआ था मैं। बड़ी लैंडस्लाइडिंग की वजह से आपकी फ्लाइट्स भी मिस होती रही हैं, ये भी सुनने में आया। यार मैं जब गिलगित गया, मैंने कहा अगले दिन ही मेरी फ्लाइट थी वापसी की, फिर उसके बाद मुझे पता चला गिलगित से फ्लाइट कैंसिल हो गई। फिर मैं 3-4 घंटे की ड्राइव की। मैंने चलो इस बहाने से कर दूं, देख लूंगा, क्योंकि मैंने तस्वीरों में और वीडियोज में बहुत देखा था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अपनी आंखों से जब देखा तो आप लोग प्लीज अगर नहीं गए ना, काका खास तौर पे आप अगर फैमिली के साथ नहीं गए, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ मैं कि कैसी जगह है? काका बहुत खूबसूरत जगह है, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है पाकिस्तान। और चक्कर लगाएंगे। गिलगित की अपनी खूबसूरती थी और वहाँ पे स्कर्दू की अपनी बहुत खूबसूरती थी। देखें वहाँ पे एक तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर था, होटलिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, पानी गर्म ठंडा, मौसम बड़ा जबरदस्त था, ज्यादा क्राउडेड नहीं थे, इसलिए कि 1 जून से जो है ना वहाँ पे रश बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप लोग नहीं गए, जाएं, यू विल लव इट इंशाल्लाह। बहुत आपका शानदार इस्तकबाल हुआ है। ट्रायल्स कैसे हुए हैं? ट्रायल अच्छे थे। जितने भी ट्रायल लिए गए उसमें जो क्रिकेटर सिलेक्ट थे वो ऑलरेडी पीसीबी के सिस्टम का हिस्सा है वो प्लेयर्स ना। तो हमने कहा कुछ और ऐसे बच्चे नजर आ जाएं ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। लेकिन जो थे वो नजर आए, बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो थे वो ऑलरेडी पीसीबी के सिस्टम में है वो प्लेयर। यूसुफ वैसे जिस तरह अभी बात हो रही है, रीजन्स हमें मार्क कर लेने चाहिए। मतलब जब हम स्कर्दू की बात करते हैं, जब हम गिलगित जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी बात करते हैं, तो आपको पता है कि जानदार होते हैं वहाँ लोग, बिकॉज पहाड़ी इलाकों में जनरली आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है शहरी इलाकों के मुकाबले में। सो क्या हम मार्क कर सकते हैं कि हाँ जी ये ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले, हमें जनरली फास्ट बॉलर्स KP से ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, हमें बैटर्स जो हैं वो ज़मीनी इलाकों में ज़्यादा बेहतर अच्छे मिलते हैं, लाहौर और कराची में अगर आप बात कर लें, हमें बलूचिस्तान में अगर हम देखेंगे तो हमें हाइटेड प्लेयर्स ज़्यादा मिलते हैं जिनकी हाइट लंबी होती है, हाइट ऊंची होती है। इस तरह कैटेगराइज करके रीजन टू रीजन हम क्या बच्चे सेलेक्ट नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों नहीं, तो पाकिस्तान हमारा ही है और जहाँ से भी आपको अच्छा टैलेंट मिले वो ज़रूर लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये शायद मुझे नहीं पता कौन से ट्रायल लेने गया, लेकिन बड़ी अच्छी बात है जो ट्रायल इसने लिए हैं। इसको बच्चे वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के उसमें हैं और इसने भी देख लिया, डबल चेक हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें प्लेयर्स ढूंढने भी हैं, हमें चाहिए भी है।
और बॉलर जो है वाकई आजकल तो केपी से इस साइड से बहुत मिल रहे हैं। एक पंजाब से बहुत बॉलर थे पहले, सारे आपके बड़े बॉलर सारे पंजाब से थे। बैट्समैन ऑब्वियसली कराची में पहले हनीफ भाई, जावेद भाई, ज़हीर भाई, ये ऐसे प्लेयर हमें मिले हैं कि आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर। अफरीदी, ये सारे कराची साइड से मिले। तो हमारे पास देखिए बड़ी जरखेज़ ज़मीन है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास वो टैलेंट नहीं है। कम ज़्यादा की बहस हो सकती है, लेकिन टैलेंट ज़रूर है। हाँ। अब उसको सही सिम देने की ज़रूरत है। वो किस तरह हमने, जैसे आप कह रही, कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि यहाँ से हमें समझ आ रही है तो फास्ट बॉलर यहाँ से ले लें। बैट्समैन जो होते हैं उनको ज़रा मेंटली वो जो होता है ना, बड़ा काम रह के बैटिंग करनी होती है, दिमाग से। जैसे जावेद भाई ये ऐसे करते करते स्ट्रीट स्मार्ट होना होता है, तो इसलिए वो बड़े शहरों में आपको ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट लोग आप इस तरह कर सकते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें ऐसी जगहों से प्लेयर मिले और वो आके, एक तो तगड़े होते हैं केपी साइड के, लाला से आप हाथ मिला लें तो पता चलता है कि वो। अच्छा, इसके बड़े भाई का हाथ भी ऐसे तारिक का, अच्छा, वो दबा देता था तो पता ही नहीं चलता था कि सारों के हाथ इतने तगड़े हैं। लाला ये इतनी जोर से आप हाथ क्यों मिलाते हैं? बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है इस बात की। नहीं, बहुत जोर से तो मैं बिल्कुल भी नहीं मिलाता। मैंने कुछ आहिस्ता भी यही हो देखा है। नहीं, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो हाथ मिलाते हुए ना आगे की उंगलियां पकड़वाते हैं। तो वो मुझे ना एक पर्सनैलिटी मुझे समझ नहीं आती। वो लोग समझ नहीं आते ना, हाथ मिलाते बंदा अच्छी तरह हाथ मिलाता है ताकि यादगार बने। और तारका का हाथ भी ना, तारका उसका हाथ भी बहुत तगड़ा, तो वो जब मिलाते हैं तो पता चलता है वो हाथ मिला है। एक इंडिया में तो इंसिडेंट शायद इसने सुनाया होगा पहले, अफरीदी ने, जो एक किसी मिनिस्टर को ऐसे मिलाया, वो बेचारा वसीम भाई ने हरकत करवाई थी। वसीम भाई ने, मेरा कोई शक नहीं था। तो वो उसके ऊपर ही वो बेचारे टेबल के ऊपर ही आ गए। So yes, कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड। यूसुफ, कराची किंग्स क्या क्या चीज़ मिसिंग थी? मतलब कल तो ऐसा लगा कि टिम साइफर्ट की अगर मैं बात करूं, मैच समरी हम पहले नज़र डाल लेते हैं मैच समरी पे कि कल क्या हुआ, मगर टिम साइफर्ट ने ऐसा लगा कि जो है उनको सऊद शकील कंपटीशन में आकर वो खड़े हुए कि सऊद ने पिछली बार बैटिंग की थी कि पूरे 20 ओवर खेले जिसमें सिर्फ 40 बॉलें फेस की और 30 रन बनाए। सो टिम साइफर्ट मुझे ऐसा लगता है कि बॉल पे, हाँ, तो ये अगर मैच समरी 128 रन स्कोर किए कराची किंग्स ने 20 ओवर्स में पहले बैटिंग करते हुए। टिम साइफर्ट ने 37 गेंदों पर 30 रन स्कोर किए। अब्बास ने 9 गेंदों पर 24 नॉट आउट और 17 गेंदों पर 20 बेग के थे। 19वें ओवर में पहला छक्का लगाया कराची की तरफ से कल। शादाब खान ने 4 ओवर्स में 17 रन, 2 विकेटें। 4 ओवर्स में 29 रन नसीम शाह के, 2 विकेटें। 4 ओवर्स में 39 रन जैसन होल्डर के, इनकी भी 2 विकेटें। और ये जो टारगेट था 128-29 का, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 17.1 ओवर 18वें ओवर की पहली गेंद पर इसको हासिल किया। शादाब खान टॉप स्कोरर रहे 40 गेंदों पर 47 रन बनाकर। आजम खान के 30 गेंदों पर 31 रन हैं। 18 गेंदों पर 30 रन साहिबजादा फरहान के हैं। हसन अली के 4 ओवर्स में 28 रन, 2 विकेटें। 2.1 ओवर्स में 12 रन देकर नबी ने 1 विकेट हासिल की और 3 ओवर्स में 24 रन अब्बास आफरीदी के हुए। 1 विकेट वो हासिल करने में कामयाब हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यूँ 6 विकेटों से ये मैच अपने नाम किया और ये बाद में बैटिंग करने वाली टीम मैच जीती, लेकिन काफ़ी अरसे बाद, बहुत टाइम बाद सीरियसली। बट ऐसा लगता है कि जेम्स विंस नहीं चलेंगे तो कराची किंग्स नहीं जीत सकता। ऐसे इस टाइम तो यही लग रहा है कि एक एक्टिव प्लेयर और जो फिट प्लेयर नज़र आ रहा है और अच्छी तरफ क्रिकेट खेलने वाला चारों तरफ, इनमें एक विंस ही नज़र आ रहा है। क्योंकि सैफर्ड को मुझे लग रहा है कि वो जो बाउंस उनको उधर मिलता है ना न्यूजीलैंड में, जो अच्छी हाइट पे आता है और सीधा बॉल आता है, वो उसके जिसको कहते हैं ना, उसकी उनको हैबिट है, वो यहाँ मिल नहीं रहा था। बाउंस नीचे है, थोड़ा बहुत सीम हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वार्नर को देखें तो कल बिल्कुल ही ऑफ कलर लगा, उसको नहीं पता चल रहा गेंद अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, जिस तरह वो खेला है। विकेट बड़े नाराज थे वो विकेट पे। विकेट भी मैं वही कह रहा हूँ, कुछ अजीब सी थी, लेकिन ऐसी विकेटें भी आई थी। देखिए हर वक्त आप बॉलर्स को पीटते रहे, वो वाली विकेटें चाहिए। किसी टाइम बॉलर्स के हक की विकेट भी आ जाए कोई। T20 इज अबाउट चौके छक्के और ये, हाँ वो तो है, लेकिन कभी आ जाए तो आप इतना शोर तो ना डालें। हमें तो अभी 3 मिली थी T20 में न्यूजीलैंड में, उसमें क्या करें, तो ये हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट आप नज़र तो आए ना, कुछ करीब नज़र आए, आपका स्किल नज़र आए कि आपने 10-12 साल क्रिकेट खेली है टॉप की, थोड़ा सा एफर्ट नज़र आनी चाहिए। जैसे मैं अभी कल को सहवाग की बात सुन रहा था, वो मैक्सवेल को किसी और प्लेयर को खड़का रहा था, लिविंगस्टन को। हाँ, ये सिर्फ अपना एंजॉयमेंट करने आते हैं, पैसे देते हैं, छुट्टियां मनाने आए हुए हैं। हाँ, छुट्टियां। तो इस तरह की अप्रोच नहीं होनी। हालांकि इसके वार्नर के बारे में वो अच्छी बात कर रहा था, लेकिन ये इधर आके लग रहा है छुट्टी मना रहा है, तो कोई कोशिश नहीं कर रहा। तो थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करनी चाहिए। चाहे आप आउट तो
अच्छा खेलते हुए भी हो सकते हैं और लेकिन बहुत बुरा ना लगे आउट होते हुए, तो वो बुरा लग रहा था खेलते हुए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि पीछे आपने इतना कुछ परफॉर्म किया हुआ है, कुछ बंदा उसके लिए भी कोशिश करता है। अच्छा भाई, ये जो आपने वार्नर की बात की है, जब ये पहले मैच में खेले थे लाहौर के खिलाफ भी, तो ये नीचे उतर रहे थे। अब वो टांग उसकी हमारी तरह लेग साइड पे जा रही है अभी। यहाँ ये मुझे लग रहा है कि कोई ट्रेनिंग टूर्निंग में नहीं था, मुझे लग रहा है, ऐसे आके खेलना फुटवर्क उसका काम नहीं कर रहा। जहाँ एक दफ़ा उसका पाँव चला जाता है वहीं पड़ा रहता है। वो उसको फिर मूव नहीं कर पाता कि मैं ऑफ स्टंप पे ले जाऊँ या इधर कर लूँ, वो पीछे भी नहीं आया जाता उससे। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है फिटनेस प्रॉब्लम भी हो, फिटनेस उसकी उस लेवल की ना हो अभी, जिस तरह की इस लेवल पे चाहिए होती है। यानी अब वो लेजेंड्स लीग की तरफ सोचें जाने। हाँ, लग रहा है। लाला, अगर कराची किंग्स की बात की जाए, जस्ट वन पॉजिटिव दैट यू कैन पिक आउट फ्रॉम कराची किंग्स, दैट इज हसन अली। हसन अली इस वक्त जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब अगर पूरी कराची किंग्स की टीम को देखा जाए तो शायद वही एक अकेले ऐसे लगते हैं जो जान डालते हुए दिख रहे हैं। एंड इस वक्त जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज आ रही है, गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। सवेरा कराची किंग लास्ट ईयर जो थी वो इमाद वसीम थी, इस बार ये हसन अली लग रहा है। मेरे ख्याल में कराची का, क्योंकि मैंने पीछे 2-4 मैचेस मैंने नहीं देखे, लेकिन कल मैं आके थोड़ी सी एक इनिंग चल रही थी, उस वक्त कराची की बैटिंग चल रही थी। ऑनेस्टली हैरान था मैं हैरान था। मुझे तो एक बॉल के अलावा कोई बॉल ऐसा नहीं लगा कि कोई पिच से हुआ हो, ठीक है ना। मेरे ख्याल में जिन प्लेयरों के स्टार लगे हुए हैं, खुशदिल हो गए या नियाजी हो गए, ये इनको स्टार लगे हुए हैं, और लेकिन वो एटीट्यूड समझ ही नहीं आ रहा था कि एक लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग कर रहा है और खुशदिल खेल रहा है और उस पर चांस नहीं ले रहा और सिंगल की तरफ जा रहे हैं, वो दूसरा आके सिंगल डबल कर रहा है और नियाजी। और ये मैं बात कर रहा हूँ सवेरा आपसे 15वें ओवर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो आई मीन कि यार आप सिचुएशन देखो, ये नहीं है कि आओगे आप थोड़ा टाइम लगाओगे अपने सिंगल 10-12 रन करोगे, अब वो टाइम नहीं है आपके पास। आपको अगर पहला बॉल मिलता है, गो फॉर इट। यस, अब इतना टाइम नहीं है। लेकिन पिच के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था मुझे, आप लोगों से सुन रहा हूँ, लेकिन सेकंड इनिंग में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बाकी वार्नर का जो है, देखें वार्नर अगर अच्छा होता है या सारा कुछ होता ना, तो वार्नर आज आईपीएल में होता, पीएसएल में ना होता, कोई टीम उठा लेती उसको। उसने क्रिकेट खत्म हो गई है, उसने छोड़ चुका है क्रिकेट। जब ये डिसीजन हुआ था कप्तानी का, मैं उस वक्त भी मैंने, अगर आपको याद हो, प्रोग्राम में कहा था कि शान मसूद बेहतर चॉइस था कंपेयर इसके। बिल्कुल, इसलिए कि एक कप्तान का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शादाब की मिसाल आपके सामने है, शादाब हमेशा परफॉर्मर रहा है इस्लामाबाद की टीम के लिए। तो कप्तान की परफॉर्मेंस नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होता है टीम को उठाना, जिताना। तो आई मीन के ये वो सारी चीजें हैं। बाकी हाँ, नो डाउट हसन अली बहुत जबरदस्त लग रहा है। पता चल रहा है कि वो वापस पाकिस्तान खेलना चाह रहा है। उसकी बॉलिंग, उसके रिदम, उसके पेस में हर चीज में फर्क नजर आ रहा है। यूसुफ साहब, जैसे अभी खुशदिल का और इरफान का जिक्र किया है शाहिद साहब ने, आपको लगता है कि ये फिर वो जो शॉट्स की रेंज कम है उस वजह से आप मुश्किल में जाते हैं? अगर फ़र्ज़ कर लें कि थोड़ा सा पिच मुश्किल भी है तो आप थोड़ा अपने दाएं बाएं करके इधर उधर निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप शॉट्स कम होंगी फिर आप और फंस जाते हैं। ये स्पेशली न्याजी को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसका जो शॉट रेंज कम है और जो वन साइडेड खेलते हैं, वन डायमेंशन, वो आपको ऐसी बॉलिंग हो रही हो, ऐसी विकेट हो तो टफ टाइम हो जाता है आपके लिए, मुश्किल हो जाता है। और मेरा ख्याल न्याजी पहले से ऑफ कलर लग रहा है, क्योंकि पिछले मैचेस में तो अच्छी विकेटें थी, उसमें भी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इसका रीज़न अब पता नहीं कि XYZ क्या है, रीज़न हो सकता है, लेकिन वो उस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह पिछले साल था। वो बेहतर क्रिकेट खेल रहा था, अभी नज़र नहीं आया। खुशदिल शाह ने पिछले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कल वो थोड़ा सा अफरीदी सही कह रहा है कि वो उस तरह मज़ा नहीं आया जिस तरह के एक सीजन प्लेयर को जो इतने अरसे से पाकिस्तान से खेल रहा हो उसको जिस तरह खेलना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि वन और गेम हो सकती है किसी प्लेयर के बुरा खेलने की, शायद वो कल का दिन उसका हो। कल वो इतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन हाँ, हमें हर रोज़, क्योंकि अब ये क्रिकेट की डिमांड है, रोज़ गेम है, रोज़ आपने परफॉर्मेंस देनी है, नहीं तो आप पे बात होगी। बिल्कुल, तो ये अब जब कमर्शलाइज चीज़ें हो जाती हैं ना, तो फिर रोज़ का काम है, रोज़ परफॉर्मेंस आपको करना पड़ेगा, रोज़ करना पड़ेगा। और इनको मेहनत करनी चाहिए, जो भी इनको टाइम मिलता है। लीग क्रिकेट में हो सकता है कि इनको इतना टाइम ही ना मिलता हो कि ये जाके अपनी
गेम को दोबारा से रिव्यू करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि रात को मैच खत्म होता है 12-1 बजे, कल भी रात को खेला, आज फिर रात को टाइम ही नहीं मिलता होगा। तो ये थोड़ा सा लीग क्रिकेट में ये थोड़ी जरूर प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो वो फिर वो जाहिर सी बात है, वो दिखता है कि फिर आपकी क्या फिटनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यस, कंडीशंस थोड़ी सी मुश्किल थी, और उन मुश्किल कंडीशंस में साहिबजादा फरहान सारे बैटर्स से अलग लगे, विच वाज अ गुड वेरी गुड न्यूज़ एंड गुड साइन फॉर पाकिस्तान। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फर्दर ऑन डिस्कशन करेंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिल वालों की चॉकलेट। सो यस, डिस्कशन हमारी हो रही थी, और जिस तरह कराची के इस पूरे मुकाबले की बात हो रही है कि कराची किंग्स की क्या परफॉर्मेंस और क्या लैकिंग है। आखिरी मैच आज कराची में खेला जाएगा और फिर पीएसएल का काफिला जो है वो मूव ऑन कर जाएगा, और स्लोली एंड ग्रेजुअली अब मुल्तान और लाहौर के जो वेन्यूज़ हैं वो अनफोल्ड होंगे। बट टॉकिंग अबाउट कराची, जो चीज़ें लैक कर रही थी, जो चीज़ें यूसुफ जिस तरह हमने बात की, वार्नर इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, खुशदिल को जो है वो डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए और खुशदिल उस तरह नहीं दिखे। बट जहाँ मुश्किल कंडीशंस थी वहाँ एक फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर वो साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान की शायद उस सेंचुरी से ज़्यादा कल के जो रन्स हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू है, बिकॉज मुश्किल कंडीशंस में भी वो खुद को अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छा खेल है, 166 का स्ट्राइक रेट, yes. और 18 पे 30 रन, और ऊपर से थोड़ा सा इस तरह की इनिंग हो जाए, ब्लास्टिंग इनिंग हो जाए तो नीचे वालों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। टीजिंग चेज था, ये इतना छोटा टोटल जो है ना, ये टीजिंग भी होता है, तंग भी करता है, बाज़-औक़ात आपको मुश्किल में डाल देता है। लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली सब ने। मेरा ख्याल है कॉलिन मुनरो ही बस जल्दी आउट हुआ, वरना बाकी सब ठीक खेल गए हैं। आज़म को ऊपर भेजा है शायद उसकी फॉर्म वापस लाने के लिए, हो सकता है हो सकता है कि उनका एक प्लेयर नहीं खेल रहा आगा, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में भी चेंजेस नज़र आ रही हैं। शायद शेडी 4 पे आ रहा है। आपके पास मेरा ख्याल वो भी था, हैदर था, उसकी बारी नहीं आई कल, या भेजा नहीं, जो भी है भेजा ही नहीं ना, नवाज को भेज दिया पहले। वैसे ये स्कोर थोड़े थे मेरा ख्याल, शायद उसलिए बैट्समैन को ना उन्होंने भेजा, ऑलराउंडर को भेजा। मैं 7-8 रन तो रह गए थे जब उसको भेजा है, लेकिन उससे पहले आ सकता था, शेडी की जगह आ सकता था, वो आप भेज सकते थे, क्योंकि आपका एक ऐसा प्लेयर है जो हमें आगे ऐसे प्लेयर चाहिए जो मिडल के ओवर्स में जैसे 5-6 नंबर पे ऐसी बैटिंग करने वाले हो, जो हाई स्ट्राइक रेट से खेले, और थोड़ी सी जो मैं बात करता हूँ कि चारों तरफ खेल लें, क्योंकि वन साइडेड खेलें, चाहे आप 300 का भी इधर करके जाए ना तो उधर मुश्किल हो जाएगी। तो हमें चारों तरफ खेलने की जो क्रिकेट है वो आ जाए, तो मिडल के 5-6 नंबर पे अगर 150 प्लस स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन होगा ये। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इसको ऊपर के ऑर्डर पे भेजते तो अच्छा था। हालांकि शेडी बहुत अच्छा खेला है। शेडी, मेरा ख्याल है कि शेडी का अपना नंबर जो होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान टीम में भी ये जिस नंबर पे खेलना है, 6ठे नंबर पे इसको, लेकिन हो सकता है कि जब सलमान आए तो ये नीचे आ जाए, मुझे जो लगता है। ठीक। शायद सर, ये जो साहिबजादा फरहान है, अगर आप अभी हम देखते हैं फ़खर ने भी आना है, अगर T20 टीम में आते हैं, और साइम की भी वापसी हो जाती है, साहिबजादा फरहान को अब उसके जगह पर सिलेक्ट करने के बाद पीएसएल के बाद जब पाकिस्तान की टीम बनती है तो कुछ मैचेस अब देने चाहिए जितनी उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है। देखिए, ये अच्छी बात है कि आपके पास ना ओपनर्स की चॉइस अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बेंच पे बिठा भी देंगे तो जो अंदर खेल रहा होगा उसको ये पता होगा कि एक लड़का फॉर्म में बैठा हुआ है और मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो ये बेंच स्ट्रेंथ ही मैं हमेशा बात करता रहा हूँ, एक के पीछे एक बच्चा जब बैठा हुआ होगा तो अंदर खेलने वाले को पता चल रहा होगा, और ये बहुत अच्छा चांस है कि हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स हैं। देखिए, T20 के अंदर अगर आप 3-4 ओपनर्स के साथ चले भी जाएं तो कोई ऐसा अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है और बीच में से आप चाह रहे हो कि यार कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत टाइम लगाते हैं रन्स करने में, तो और कुछ प्लेयर एग्रेसिव खेलते हैं, तो ज़ाहिर बात है मैं अगर कप्तान हूं तो मुझे तो एग्रेसिव प्लेयर चाहिए होगा जो कम बॉलों पे ज्यादा रन करके दे मुझे। तो वो ये ऑप्शन ठीक है। मैं अगर 4 ओपनर हो ना तो यकीन करें मैं चारों ओपनर अगर अच्छे फॉर्म में लगे हुए हो तो उन्हीं चारों को मैं मौका दूं, अगर आप टीम के लिए फायदा। अगर आप चीफ सिलेक्टर हो तो आप ये चारों सिलेक्ट कर लेंगे?
बिल्कुल करूंगा। जो फॉर्म में होगा, जो पॉजिटिव खेलेगा, जिसका स्ट्राइक रेट हाई होगा, जो कम बॉलों पे ज्यादा रन करके देगा, मैं उसी प्लेयर को खिलाऊंगा। अच्छा लाला, एक चीज जो कि हम शादाब खान की बात कर रहे हैं, अच्छी खबर यह है कि शादाब बॉलिंग भी अच्छी करते हुए दिख रहे हैं। शादाब ने जो है वो बैटिंग भी अच्छी की और कैप्टनसी भी शादाब की जो है वो अच्छी दिख रही है। बट कहीं ना कहीं मतलब अगर मैं कल की बात करूं तो क्या शादाब को ये बात रियलाइज करनी है कि शादाब जिस जगह पे खेल रहे हैं वहां वो पाकिस्तान टीम में नहीं खेलेंगे। उनके पास हैदर अली बैठे हैं और हैदर एक अगले वो प्रोस्पेक्ट हैं जो अभी 2 दिन पहले जिन्होंने पोस्ट मैच में कहा कि उनसे सिलेक्टर्स ने कहा है कि वो पाकिस्तान टीम में सेटल हो सकते हैं, मे बी 5वें नंबर पे, बट वो सेटल हो सकते हैं। तो क्या हैदर अली को चांस देना चाहिए? बिकॉज हैदर अली को खिलाया ही नहीं गया। एक ही मैच में उनको मौका मिला जो पिछला मैच उन्होंने खेला, अच्छी बैटिंग की, मगर कल जो है वो मोहम्मद नवाज को भी हैदर अली से ऊपर भेज दिया गया, शादाब खुद हैदर से ऊपर आए। सो आपको लगता है कि ये चीज शादाब को एज कैप्टन सोचनी पड़ेगी, नॉट एज जो बैटर बनने की वो अभी कोशिश में जारी है, वो ना उस तरह ना सोचें? देखिए, अगर मुझे शादाब को मैं खिलाता हूँ बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है, अगर वो मुझे 30, 35, 40 रन करके देता है लेकिन बॉलिंग में कुछ नहीं करता, बॉलिंग में 35, 40 रन देता है, तो बेहतर है कि ना खिलाया जाए। असल चीज उसकी बॉलिंग है। और जी सॉरी जी 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 असल चीज उसकी बॉलिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, लीग्स वगैरह में चल जाओगे आप, इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड कुछ और है, टीमें तैयारी के साथ आई हुई होती हैं, जेन्युइन प्रॉपर बॉलिंग होती है, उस वक्त परफॉर्म करना मेरे ख्याल में 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है किसी भी टीम के अंदर जो प्लेयर होता है। ठीक है, लीग्स वगैरह हो रही है, शादाब परफॉर्म कर रहा है इसके अंदर, लेकिन मैं शादाब को पहले अगर टीम सेलेक्ट करूंगा तो एज अ बॉलर पहले चीज मेरे माइंड में होगी, फिर बाद में चीज आएगी क्या नहीं वो बैटिंग भी करता है साथ में, और साथ में फील्डर भी अच्छा है। बिल्कुल, बट एट द स्टेक ऑफ हैदर अली, क्या एट द स्टेक ऑफ हैदर अली शादाब एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट तो देखिए आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि इस वक्त यहाँ पे शादाब परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे लास्ट मैच हुआ है, इस मैच के अंदर जैसे अब दो माइंड के साथ गए होंगे कि अब दो में से कोई और एक ऑप्शन होगी जो कप्तान ने सोची होगी आजम खान को ओपन कराते हुए कि क्या पता हम इसको आगे के मैचों में एज अ ओपनर रखें, क्या ऊपर से मैच खत्म कर दे, ठीक है ना, वो चांस। या दूसरा ये हो सकता है कि उसने आजम को इसलिए भेजा कि जाके अपनी प्रैक्टिस करे, क्योंकि बहुत टाइम लिया है कल उसने, इस स्टैंडर्ड का या ये गेम नहीं है आजम खान की जो कल वो खेल रहा था। तो क्या पता कप्तान ने उसको कहा कि जाके तुम अपना टाइम लो, कोई मसला नहीं है, रन हो जाएंगे, ताकि अगले मैचों के लिए आप रेडी रहो। तो ये भी एक वो हो सकता है। बाकी ये है कि जिस तरह भी यूसुफ कह रहा था कि जो नीचे के प्लेयर हैं उनको ऊपर आके, क्योंकि छोटा टोटल था तो ऊपर आके उनको चांस देना चाहिए था उन प्लेयरों को, ताकि आने वाले मैचों में उन लड़कों की फॉर्म लगी हुई हो। यूसुफ साहब, ये जो शादाब का पाकिस्तान टीम के तनाजुर में अगर हम देते हैं, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान की T20 टीम के नायब कप्तान भी हैं, तो अगर वो बैटिंग के लिए अपने आप को समझते तो आपके ख्याल में नंबर 5-6 उनके लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो 4 पर अपने आप को तैयार करना शुरू करें? नहीं, मैंने पहले भी ये कहा था कि इसकी बॉलिंग की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन बैटिंग और फील्डिंग इसका प्लस पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, एक पैकेज है। लेकिन इसको मेरा ख्याल है कि नंबर 6 पे इसको सोचना चाहिए, और मैच जो इंटरनेशनल मैच होगा उस वक्त जो सिचुएशन बन रही हो फिर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसको अपनी तैयारी जो है वो नंबर 6 के हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर है, आपको 2 ऑलराउंडर खिलाने हैं, चाहे वो कोई भी प्लेयर है तो 6-7 पे होंगे। 5 तक आपके ऐसे बैट्समैन होते हैं कि जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं, जैसे इसका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि सिलेक्टर तो हम है नहीं, सिलेक्ट जिन्होंने करना है वो उनका काम है, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है कि अच्छे स्ट्राइक रेट से जो खेला है, ये अभी तो एक इनिंग खेली है, लेकिन अगर इतने मैचेस हैं, अल्लाह करे कि 3, 4, 5 इनिंगें ऐसी खेले ताकि इजी हो जाए, वॉचफुल हो जाए, कि सिलेक्टर उसको देखने पे मजबूर हो जाए, ऐसी क्रिकेट खेले। हैदर अली का आप जिक्र? हाँ, हैदर अली नंबर 5 के लिए में भी खिला सकते हो उसको। हाँ, वो 2 तो आप बात कर रहा है कि जगह नहीं होती, नंबर है तो नहीं, ये शादाब की बात कर रहा था मैं। शैडी को तो मैंने एक पहले प्रोग्राम में भी बोला था, न्यूजीलैंड जाने से भी पहले, कि उसको अपना बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बैटिंग उसका हमारे पास एज है, बैटिंग और फील्डिंग का, तो एक अच्छा क्रिकेटर है, पाकिस्तान के लिए बहुत सी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं,
तो ये जिस तरह की उसकी फॉर्म चल रही है पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है कि नीचे से आके कोई लड़का 30-40 तेज़ कर दे, फील्डिंग में तो वो जान मारता है, बॉलिंग जैसी कर रहा है इस तरह की बॉलिंग भी कर दे तो आपकी टीम फिर दोबारा खड़ी हो जाएगी। इस तरह के ऑलराउंडर्स हमें चाहिए। जिस तरह बॉलिंग हो रही है हमारी, शाहीन कर रहा है, हसन जैसे बॉलिंग कर रहा है, हसन भी बैटिंग ठीक करता है, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा उसको आप सेमी ऑलराउंडर कह सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, सेमी ऑलराउंडर। हसन की तो जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है मैटर करती है। इस तरह के कैरेक्टर्स जो है ना वो टीम में जरूरी होते हैं, जो टीम को बकअप करके रखे हैं। ठीक है, जब तक वो परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं आ रही थी वो बुरा लगता था जब वो ये सब करते थे कि क्यों भाई एक विकेट ली जो कि सब पानी गुजर गया जब सारा, तो उसके बाद विकेट ली और उस पे उतरा इसमें एक सेलिब्रेशन, बट इस वक्त अच्छी लग रही है वो हसन को भी गौर करना चाहिए और बाकी हम सबको भी कि जब भी हसन रेस्ट करके आता है और ट्रेनिंग करके आता है अच्छा परफॉर्म करता है। जब ये कंटिन्यू खेलना शुरू कर देते हैं तब इनकी परफॉर्मेंस में 19-20 तो इनको थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए लंबी क्रिकेट पाकिस्तान से खेलने के लिए कि कौन सी कब हमने क्या खेलना, कितनी रेस्ट करनी, कितनी ट्रेनिंग करनी है। नहीं तो ये जो इतने सारे हमारे बॉलिंग कोच और ये सब बैठे हुए हैं जो ये वर्कलोड की चिड़िया उड़ाते रहते हैं, तो ये वो नहीं बताएंगे। ये देखिए हसन ने दूसरी बार ये प्रूव किया है कि जब वो आता है ना ट्रेनिंग और प्रैक्टिस रेस्ट करके वो अच्छा परफॉर्म करता है। इससे पहले एक फर्स्ट क्लास सीजन खेला था, इसने रेस्ट करके आया, सीजन खेला इसने, उसमें परफॉर्म किया। फिर साउथ अफ्रीका की सीरीज में बड़ी अच्छी इसने क्रिकेट खेली, बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी। अब दोबारा एक अरसे के बाद वो वापस आया है, फिर दोबारा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मुसलसल 30 रन से कम रन्स दे रहा है 4 ओवर्स में, 2-3-4 विकेटें ले ली उसने 3 मैचों में। मैं 9 विकेटें वो 3 मैचेस में ले गया और अंडर 30 रन। रिवर्स भी हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है। रिवर्स में ये सबसे अच्छा ये कर लेता है, रिवर्स सबसे अच्छा ये कर लेता है। हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस वक्त पीएसएल के हसन। 9 विकेट तो 3 मैचेस में ले गए। करेक्ट मी। तो यस अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं और लाला वही बात कि रेगुलरिटी में आपको एफर्ट दिख रही है। जो प्लेयर्स अभी हमें परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहे उनके लिए एफर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 2 दिन हमसे ज्वाइन इन नहीं किए थे, आमने सामने आए थे दोनों, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, और दोनों की परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं आ रही हैं अपनी टीम के लिए। तो उनके लिए कितना ज़रूरी है ऑफ द फील्ड मेहनत करना। देखिए वो दोनों टीमें दोनों प्लेयर जो हैं वो इस वक्त T20 का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने आप को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं वी आर द बेस्ट, हम अच्छे प्लेयर हैं, हमने पहले भी परफॉर्मेंसेस दी हैं, हमें टीम से निकाला है तो गलत निकाला है, हम अपनी परफॉर्मेंसेस से साबित करेंगे। तो ये तो जिम्मेदारियां दोनों पे बनती हैं और दोनों अपनी अपनी फ्रेंचाइज के कप्तान भी हैं और दोनों की परफॉर्मेंसेस जरूरी भी हैं, क्योंकि कप्तान है, टीम को लेके चलना है। कप्तान देखें परफॉर्मेंसेस दोनों की नहीं है तो आप ये देखें कि दोनों मेरे ख्याल में कहाँ स्टैंड कर रही है। पिशावर के मुल्तान तो एक मैच भी नहीं जीती अभी तक, केबी मेरे ख्याल में कोई पिशावर भी कोई 4 में से एक मैच जीत गई, एक मैच जीत गई। तो कप्तानों की परफॉर्मेंसेस तो जरूरी है, लेकिन क्योंकि बड़े प्लेयर रह चुके हैं, बड़े प्लेयर हैं, तो इन्हें अगर कम बैक करना है पाकिस्तान टीम में तो ये प्लेटफॉर्म है उनके लिए, परफॉर्मेंस करके सिलेक्शन कमेटी को गलत साबित करें। यूसुफ साहब ये आपको लगता है कि रिजवान कुछ दबाव में, क्योंकि जिस तरीके से अब वो कप्तानी करते हुए फील्ड में कुछ ज़्यादा उनके चेहरे पर गुस्सा भी नज़र आता है, अमूमी तौर पर ऐसा नहीं है, तो ये दबाव का असर है, मैचेस हार रहे हैं, पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी उनसे T20 की गई है? हो सकता है, क्योंकि आप जब ये चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा आप जिसको कहते हैं कि टेम्परामेंट बाज़ का बंदा लूज़ कर जाता है, कुछ चीज़ होती है, हालांकि वो काम रह के चीज़ें करता है, लेकिन वो जो उन पे प्रेशर आया हुआ है ना स्ट्राइक रेट का, जो डिमांड हो रही दुनिया की कि अगर आपने ऊपर ले 6 ओवर्स में बैटिंग करनी है तो 200+ स्ट्राइक रेट होना चाहिए, और अगर आपने मिडल में बैटिंग करनी है तो मेरा ख्याल है 150+ होना चाहिए। तो इस तो अपनी जिंदगी आसान करें ना, वो ना ओपन करें। जब ओपन के कंपटीशन इतने सारे आ गए, जहाँ आपको फखर, साइम, साहिबजादा, फरहान टाइप के प्लेयर्स दिखना शुरू हो गए जो कि स्ट्राइक रेट को टच कर रहे हैं, तो खुद अपनी जिंदगी आसान करें और पाकिस्तान टीम के लिए भी तो आसानी करें, बिकॉज पाकिस्तान टीम को चाहिए नीचे नंबर पे एक रिलायबल बैटर। तो उसके लिए देखिए ना, उसके लिए आपको उस तरह की क्रिकेट खेलनी है, उस तरह अपने आप को तैयार करना है मिडिल ओवर्स में कैसे क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि वहाँ भी तो आपको स्ट्राइक रेट चाहिए ना। वहाँ आप स्लो स्ट्राइक रेट से कोई भी नहीं खेल सकता। रिजवान क्या कोई भी प्लेयर आके निचले नंबर पे आके अगर कम स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो आप मैच को
मुश्किल में ले जाएंगे। और जैसे उस दिन भी इन्होंने बात की कि सब नीचे वाले ऊपर क्यों खेलना चाहते हैं, तो उसकी वजह ये है कि जब ऊपर से स्लो खेला जाता है ना तो नीचे प्रेशर इतना डलता है 10 की एवरेज 12 की एवरेज, तो वो फिर मुश्किल हो जाती है। तो जिस दिन ऊपर से स्ट्राइक रेट सही हो गया ना कि ऊपर से हम अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू हो गए, तो नीचे वाले कभी भी ख्वाहिश जाहिर नहीं करेंगे कि हमने ऊपर खेलना है, क्योंकि उन्हें रन ही बहुत कम करने पड़ने हैं। किसी को 4 ओवर में 30 करना होगा, किसी को 5 ओवर में 35 करना होगा, वो आराम से हो जाएगा। 3-4 ओवर की गेम होगी, कोई प्रेशर ही नहीं होगा। अब जब 12-14 की एवरेज करनी होती है वो प्रेशर होता है, वो फिर नहीं परफॉर्म होता है तो पूरी कॉम उनको देख रही होती है, आखिर पे नजर ही वो और उसमें अगर एक आध डॉट हो गया शुरू में तो वो आपको हर गेंद पे 3 नहीं, लेकिन वो जो 12-14 रन की एवरेज हो जाती है वो जाहिर बात है ऊपर वाले उस तरह खेलते नहीं है, तो नीचे वाले को मैं वही तो कह रहा हूँ, ऊपर वाले भी नीचे तक नहीं आए तो इसका मतलब कि मुश्किल है। तो वो नीचे ऊपर वालों का गुना नीचे वालों को जो जवाब देना पड़ता है। नीचे वाला ऊपर जब बैटिंग करने आता है तो पहले 12-14 हुए होते हैं, उसको एक बॉल भी रोकने का मौका नहीं मिलता। हाँ, तो फिर मेरा मकसद है कभी होगा ज्यादातर आउट ही होंगे। तो क्रिकेट को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने स्ट्राइक रेट को, अपनी क्रिकेट को, शॉट्स ऑफ रेंज, शॉट सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें हमें इंटरनेशनल लेवल जो आज की क्रिकेट चल रही है उसके मुताबिक खेलना पड़ेगा, तब जाकर कम्पीट करेंगे। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लैरिटी ऑफ रोल है, क्योंकि लड़कों की क्लैरिटी ऑफ रोल नहीं आपको पता चलता, आपको पता नहीं चलता। जैसे लाला ने आजम की बात की, हम आजम से ये नहीं चाहते कि वो स्ट्राइक रेट उसका रन बॉल रहे, वो रन बॉल खेल रहा है, दैट इज नॉट आजम खान दैट वी वांट। बट खैर आजम की फिटनेस पे भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिस पे उनको सोचना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jor PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले वही एक जो हमारा कंसर्न है, वो डिस्कशन हमारी मुसलसल इस बारे में होती है, स्ट्राइक रेट कैसे मेंटेन करना चाहिए। हम यही बात कर रहे थे यूसुफ आपसे कि रिजवान ऑब्वियसली अगर तो वो टॉप ऑर्डर पे वो ओपनर खेलना चाहते हैं तो फिर तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है सर्कल के अंदर खेलने के लिए। सो या तो वो अपने ऊपर से अगर वो प्रेशर हटाना चाहते हैं तो डाउन दी ऑर्डर कहीं खेलें। बट सेम गोज फॉर बाबर। क्या अगर मैं पाकिस्तान T20 फॉर्मेट की बात करूं, क्या बाबर और रिजवान एक जगह एक साथ कहीं जगह बना सकते हैं T20 में? मैं हम मुश्किल है जो मुझे लगता है, मैं सिलेक्टर नहीं हूँ, लेकिन अपनी राय दे रहा हूँ कि ये दोनों का एक जगह खेलना थोड़ा मुश्किल है। दोनों का एक जैसी स्ट्राइक रेट है अगर आप देखें, और साथ साथ फिर सलमान भी आ जाते हैं। सलमान भी अभी स्ट्राइक रेट पे इतना नहीं, सलमान का इस पे बहुत अच्छा खेला है वो, उसने इम्प्रूव की हैं चीज़ें काफ़ी, उसकी शॉट रेंज काफ़ी अच्छी है, शॉट सिलेक्शन भी अच्छी है उसने इम्प्रूव किया है काफ़ी। लेकिन ये जो है इन दोनों को खेलने के लिए या तो ये उस तरह अपने आप को चेंज करें जैसे रोहित और कोहली ने किया है। ठीक, एक 140-135 के में खेल रहा होता है कोहली और शर्मा जो है वो ऊपर से किल कर रहा होता है। या तो इस तरह का कोई प्लान हो तो फिर ठीक है, वरना दोनों एक जगह खेलना बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह के ये अभी लड़के खेल रहे हैं, साहबजादा, साइम और फ़खर, उनके होते हुए फिर आपको और मुश्किल लगता है कि यार ये किस तरह होगा कि इनके स्ट्राइक रेट तो 130 से भी नीचे है मेरा ख्याल। और दोनों को बहुत ज़रूरत है अपनी गेम को इम्प्रूव करने का। जो आजकल की मॉडर्न डे जो पिछले 5-6 साल थी, अब उससे आगे चलेगी मॉडर्न डे क्रिकेट, तो आपने उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। और अगर आप कह रही हैं कि रिजवान को मिडल में खेलना चाहिए या ऊपर खेलना चाहिए, दोनों के लिए आपको शॉट सिलेक्शन रेंज बहुत बढ़ानी पड़ेगी। एक साइड पे खेलने से मुश्किलात होती हैं, बॉलर्स को पता होता है कि हमने इनको कहाँ बॉलिंग करनी है। वहाँ फिर जब डॉट बॉल ज़्यादा होती हैं तो फिर प्रेशर आपके ऊपर आता है। तो इसलिए आपको अपनी गेम को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको चारों तरफ खेलना पड़ेगा। साहब आपने रोहित का हवाला देकर मतलब इसका मतलब है कि ना ही समझिए। मेरा मतलब आपने बेंचमार्क तो वही रखना चाहिए जो हाईएस्ट हो। रोहित ने गेम चेंज किया, दैट इज इम्पोर्टेंट कि मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ चेंज किया। ग्रेट कहते हैं हम सब कहते हैं, दुनिया कहती है बाबर आजम को ग्रेट। तो ग्रेट के लिए कोई चीज़ें मुश्किल नहीं होती। वो सचिन की उस दिन बात हो रही थी, वो पता ही नहीं चलता था, जब कोई फॉर्मेट चेंज होता था वो वैसे ही खेलना शुरू हो जाता था।
कोई मुश्किल नहीं होती जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हैं। एवरेज प्लेयर के लिए चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है उसके लिए कोई एक टेक्निकली साउंड प्लेयर अपने आप को ऑल्टर ऑलरेडी उसने बहुत कुछ किया हुआ है बाबर ने, तो उसके लिए तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं। और लाला, जब ये बात होती है और जब जाहिर सी बात है दो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हमारे ये दो सीनियर प्लेयर्स, हमारे और प्लेयर्स, हम अपने प्लेयर्स को बहुत तेज़ी से ज़ाया भी करते हैं। अभी अगर आप बात करें PSL में एक कैटेगरी है इमर्जिंग कैटेगरी, उस इमर्जिंग कैटेगरी में लड़के आते हैं। पिछले साल जो इमर्जिंग कैटेगरी में लड़के आए थे वो अगले साल नहीं आ सकते इमर्जिंग कैटेगरी में, उनकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो जो पिछले साल आए थे वो तो कहीं इमर्ज ही नहीं हुए, वो कहाँ गए, वो कहाँ खो गए। इस साल फिर वो एक लॉट आ गई इमर्जिंग के लड़कों की और वो फिर कहीं गायब हो जाएंगे हमारे सिस्टम में। तो हम तो कहाँ कहते हैं हम कि हमारे पास जो है वो लड़के नहीं हैं, लड़के इतने सारे हैं बट हम उनको नर्चर नहीं करते। अब वो जो इमर्जिंग प्लेयर्स की आप बात कर रही हैं सवेरा, उनका जो PCB का काम है वो यही है ना कि अगर उनमें बैट्समैन है मोहम्मद यूसुफ साहब, ये कुछ बैट्समैन है, 8-10 नए बच्चे हैं इनके अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, ये मोहम्मद यूसुफ के हवाले कर दिए। मुझे नेक्स्ट 2 साल में 3 साल में इन बच्चों में से 2 प्लेयर भी आप पाकिस्तान के लिए खिलवा दें, बड़ी एफर्ट हो जाएगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मोहम्मद यूसुफ साहब। बात की जाती है, ठीक है ना, एक प्लान बनाया जाता है, ठीक है ना। हम अभी कुछ देर पहले रेस्ट की भी बात हो रही थी, रेस्ट हम इसलिए हमारे प्लेयर नहीं करते कि क्या कहते हैं, रेस्ट सिलेक्शन कमेटी नहीं कराती क्योंकि उनको भी पता है कि पीछे कोई आपके पास ऐसा बैठा हुआ ही नहीं है, ऐसे प्लेयर बैठे नहीं जो उनकी जगह आके खेल जाए। ये सिलेक्शन कमेटी को भी अच्छी तरह पता है। और अगर सिलेक्शन कमेटी ये भी चांस नहीं लेती है कि यार अगर सीरीज हार गए सारा कुछ हमारे ऊपर आ जाएगा कि इनकी वजह से हार गए, ठीक है ना। तो प्लान, जो भी प्लान बना है वो क्लियर प्लान। अभी बाबर और इसकी रिजवान की बात हो रही थी, देखिए इनकी अगर T20 के अंदर जगह बनती है ना तो ऊपर ही बनती है, ठीक है। और उसमें भी इनको, जिस तरह यूसुफ कह रहा था कि इनको अपने गेम चेंज करना पड़ेगा, इनको अपने शॉट्स जो है वो चारों तरफ खेलने पड़ेंगे। नीचे इनकी जगह नहीं बनती हुई मुझे नजर आ रही, और जब तक अगर इसी स्टाइल से वो लोग खेलेंगे, क्योंकि नीचे तो आपको फिनिशर चाहिए, 5 के बाद 4 के बाद तो आपको फिनिशर चाहिए जो तगड़ी हिटें करते हो, जो पावर हिटर्स हो। तो कहने का मतलब ये कि इनके तो खैर जगह अगर बनती भी है T20 में भी, तो वो उसको, जो जिस तरह यूसुफ ने कहा, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा यूसुफ से। ये मर्जिंग वाली जो बात है, ये टैलेंट आता है, फ्रेंचाइज उठाती है, प्लीज इसका ख्याल रखें, इनको ग्रूम करें, इनकी स्किल्स के ऊपर काम करें। इसी तरह ही होता है सवेरा, फिर इसलिए फिर आपको अगले साल नजर नहीं आ रहे होते हैं वो। यूसुफ साहब, फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी चीज़ें। जैसे अभी इनके बैटिंग ऑर्डर का मसला है, ये पाकिस्तान के दोनों टॉप क्रिकेटर्स हैं, अब सलमान जैसे कप्तान हैं, ये हमने पहले भी बात की, लेकिन ये फिर डिस्कशन में जाएगी, ये परेशानी होगी सिलेक्टर्स के लिए भी। हारिस अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, आपका फ़खर, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि मैं तो 4 के 4 ओपनर्स, अगर वो हाई स्ट्राइक रेट वाले हैं तो उन चारों को हम डाल देंगे टीम में। तो आपके पास जब 200-200 वाले होंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा यार, फिर किसी और तरफ जाना पड़ेगा। जी, सिलेक्टर्स देखें ना, सिलेक्टर्स का काम क्या है कि वो आपको बेस्ट अवेलेबल, जो बेस्ट नज़र आ रहा है उनको वो लेके आए। किसी भी चीज़ को देखे बगैर आपने ऐसी टीम बनानी है जो पाकिस्तान का जिसमें फ़ायदा हो, और जो आपको अच्छे प्लेयर लगते हैं, जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको वो मेरा ख्याल करेंगे सिलेक्ट। उसमें तो कोई रॉकेट साइंस होनी नहीं चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। मतलब आप टॉप ऑर्डर सोचें तो मुझे तो बहुत ही एक ऐसा फायरिंग टॉप ऑर्डर लगता है कि अगर हम फ़खर, साइम, साइजादा फरहान, हारिस, आपको ये दिखें टॉप ऑर्डर में ही आपके, तो आपको ठीक है, बहुत सारी जगहों पे मुश्किल कंडीशंस में आपको कोई होल्ड करने वाला चाहिए, एक एंकर इनके बीच में चाहिए, बट अदर देन दैट तो ये तो बहुत ही फायर पावर। 98% विकेटें तो बहुत फ्लैट आती हैं T20 में, हाँ, वनडे में भी, इवन वनडे में भी। आप न्यूजीलैंड में नहीं मिली आपको, न्यूजीलैंड में नहीं मिली, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ये कि 98% ऐसे ही होता है। हाँ। तो उसमें एक आधा मैच हो जाए कोई, उसमें भी अगर आपके इन प्लेयर्स की चल जाए ना तो वो अब मुश्किल विकेट पे भी स्कोर कर जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस, ये अच्छी बात है कि ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। तो ये एक खुशैन बात है, और अल्लाह करे कोई ऐसी टीम बनाए सिलेक्टर्स जो पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म करें। ये साहब, अभी आपने बात की हसन अली की वापसी की, कि जब वो वापस आते हैं फिट होकर तो रिकवरी होती है ठीक अच्छी खासी, तो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब पाकिस्तान टीम के सपोर्ट स्टाफ के साथ जाते हैं तो रिकवरी नहीं कर पाते, और वो चीज़ें मैनेज नहीं होती कि इनको कब इतने मैचेस खिलाएं, अब इसके बाद इसकी बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत है ताकि वो अपने मैक्सिमम लेवल पर दोबारा परफॉर्म करें।
देखिए हमें ऐसे बॉलर साथ होने चाहिए कि अगर हम किसी को रेस्ट भी दे दें तो दूसरा जो खेले वो भी वैसे ही परफॉर्म करे। और जिसको रेस्ट दे रहे हैं ना, जिसको रेस्ट दे रहे हैं, एक तो ड्रॉप होता है, एक रेस्ट है। जिसको आप रेस्ट दे रहे हो उसको एटलीस्ट 50% उसकी मैच फीस ज़रूर दें, ताकि वो बैठ रहा है एक बंदा जो कि खेल सकता है मैच, यानी वो खुशी से बैठ भी जाए। हाँ, देखिए उसको 50% इसलिए कि चलो उसको रेस्ट भी मिल रही है, उसके आगे लंबी क्रिकेट उसकी लंबी हो जाएगी। ये भी उसको भी सोचना चाहिए कि मैं अगर आज रेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 50% भी मिल रहा है और साथ मेरी क्रिकेट भी लंबी हो जाएगी। मैं रेस्ट इनके कॉन्ट्रैक्ट सब अच्छे खासे हैवी हैं, ऐसा नहीं है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट, ये तो उस टाइम पे होता जब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत कम थे तो ठीक है जी, मैच फी भी साथ करके आपका मंथली एक बड़ा अमाउंट बनता था। बट इस वक्त जब आप इनके कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग जिस टाइम पे खेलते थे उससे तो 5 गुना 7 गुना 8 गुना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन लोगों के। लेकिन ठीक है, आज के दौर में अब पैसा आ रहा है, इनकी किस्मत है और आगे इनसे भी ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये जब एक बंदे को आप रेस्ट दे रहे हैं, वो तो खेलने वाला प्लेयर है, वो तो पक्का है, तो अब आप कह रहे हैं यार आप रेस्ट कर लो, इसको मौका देते हैं, तो फिर उसको कोई ना कोई इंसेंटिव तो देना चाहिए ना। और ये डिजर्व भी करता है जो बंदा बैठ रहा है, स्पेशली बॉलर्स में या किसी बैट्समैन को भी आप बिठा रहे हैं, एटलीस्ट 50% दे देना चाहिए और उसको भी इसमें आगे होना चाहिए कि ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। आपकी बेंच स्ट्रेंथ बनेगी इस तरह। बिल्कुल, जैसे आपके पास अब मुझे जो नज़र आ रहे बॉलर जो इसमें नसीम है, शाहीन है, हारिस है, हसन है, अपना ये छोटा लड़का जो है अली रजा है। देखो आपने इसको कहीं मैच खिलाना है तो किसी को आप बिठाएंगे तो खेलेगा ना, वरना आप मैच फीस नहीं दे रहे, रेस्ट नहीं दे रहे, तो वो कैसे खेलेगा बेचारा, उसकी तो पता ही नहीं चलेगा इंटरनेशनल में। तो इसी तरह आप अपनी टीम की बेंच स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आगे आपकी टीम बेहतर होती जाएगी। तो कुछ थोड़ी बहुत हमें चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी, इस लाइन की तरफ भी देखना पड़ेगा। और कोई ऐसी बात नहीं होती, अगर किसी को हम 50% दे दें उसकी भी क्रिकेट बढ़ेगी, पाकिस्तान का ही फ़ायदा होगा, कोई नए प्लेयर भी नज़र आएंगे। शाहिद साहब, ये तजवीज़ कैसी है आपको जो अभी कि अगर आप किसी को मौका देने के लिए किसी को बिठा रहे हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 में आता है, तो यूसुफ साहब का कहना है कि उसको 50% मैच फीस, ये बेहतर है या फिर इसके लिए फिर भी मसाइल आ सकते हैं? नहीं, मैं 100% एग्री करता हूँ मोहम्मद यूसुफ से, बिल्कुल सही बात की है इसने। लाला, अभी क्योंकि नाम एक मेंशन किया यूसुफ ने, तो मुझे एकदम से ख्याल आया इस बात का कि नसीम शाह, हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि डिप आ रहा है नसीम की परफॉर्मेंस में। नसीम की परफॉर्मेंस, नसीम शाह जिस चीज़ के लिए मशहूर था वो नसीम शाह उस तरह वो परफॉर्मेंसेस आ नहीं रही हैं। हम अभी जा रहे हैं ब्रेक पर, बट जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कभी कभार ये लगता है कि बाबर और शाहीन में शाहीन की परफॉर्मेंस जब डिप होती है तो बड़ा फोकस होता है, बट नसीम की परफॉर्मेंस पे वो फोकस ही नहीं होता कि नसीम इस वक्त नहीं अपनी पार पे परफॉर्मेंस करे जो कि करनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, आज होना है कराची में मुकाबला, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे एंड दिस इज़ द लास्ट मैच इन कराची और फिर PSL का काफिला मुल्तान और लाहौर की तरफ मूव ऑन करेगा। बट कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी दोनों ऐसी टीम्स, यूसुफ, जो दो के पेशावर ज़ल्मी जो है वो पिछला मैच जीतती भी आई मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट, बट अभी भी ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स बहुत शेकी थी इसलिए पेशावर ज़ल्मी जीत गई। और कराची किंग्स तो हमने कल देख ही लिया कि किस तरह हैंडल किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। बड़ा मुश्किल होगा आज सिलेक्ट करना कि कौन सी टीम को सिलेक्ट किया जाए, क्या लगता है? जिस तरह कराची खेल रही, मैं आंखें बंद करके बाकी जीत जाए कराची तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से वो आखिरी 2 मैच खेली हैं, लग नहीं रहा कि कोई उनको लेगा। पेशावर ज़ल्मी के नाम लिया जाएगा क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने फिर भी उनके पास कुछ ऐसी प्लेयर्स हैं जो मैच को सीधा कर सकते हैं। हारिस जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है, साइम है, बाबर है, वो बाबर अभी उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन 0-1-2 वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस पर आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि उसके पास में बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, ग्रेट प्लेयर है और वो किसी टाइम भी वापस आ सकता है जी। तो उनके पास प्लेयर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के बाद। इनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि लोकल प्लेयर भी रन्स नहीं कर रहे। न्याजी मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है,
साद बेग लड़का नया खिलाया था, साद बेग वो बेहतर खेला है पूरी टीम में, वो थोड़ा सा बेहतर खेला था, 20 रन किए उसने 117 के स्ट्राइक रेट से। बाकी खुशदिल शाह का पिछला मैच अच्छा नहीं था, ओवरऑल वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। अब्बास अफरीदी की कुछ समझ नहीं आती कि वो किसी टाइम रन्स करता है, जब ज़रूरत होती है उस टाइम नहीं करता। तो इसको अपनी बैटिंग में भी पूरा फोकस होना चाहिए। नेट पे प्रैक्टिस सही कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मैच में जाता है वो सारी जो नेट वाली प्रैक्टिस है उसको भूल जाता है, मुझे लगता है। तो इसको अपनी जो प्रैक्टिस, आपको फर्क नजर आता है इनकी जब नेट कर रहा होता है या प्रैक्टिस कर रहा होता है, ठीक खेल रहा होता है, जब चीज़ें बता रहे होते हैं, जिस तरह चाह रहे होते हैं उधर ही खेल रहा होता है। लेकिन जैसे ही मैच में जाता है और कुछ कर देता है, तो इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराउंडर्स तो मैं नहीं कह सकता इसको, लेकिन लेट ऑर्डर अच्छा प्लेयर है, बुरा प्लेयर नहीं है, कर सकता है रन 20, 25, 30 जैसे कल किया इसने, अच्छे स्ट्राइक रेट से ये कर सकता है। चीज़ें हैं इनके पास, लेकिन इस तरह का मज़ा नहीं है इनके पास जिस तरह के बाकी टीमों का है। पेशावर के पास काफ़ी चीज़ें हैं। तो फिर जरा प्रेडिक्शन फिर हाथ के हाथ ही कर लेते हैं ना, जब आपने इतनी तो तारीफ इधर कर ली। और अब हार जी तो बाद की बात है, लेकिन टीम मेरी पेशावर ज़ल्मी है। टीम आपकी पेशावर ज़ल्मी है। लाला, आपकी तरफ आते हैं, कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी, योर प्रेडिक्शन फॉर टुनाइट? मेरे ख्याल में कल जिस तरह कराची खेली है, आई थिंक आई विल गो विद पेशावर ज़ल्मी। सब जो है ना वो सेम हो गया। हम सब आगे नाम ले रहे सारे। ये देखें, ये सब पेशावर ज़ल्मी, और मुझे हमेशा मैं यहाँ पे जो है मुशी भाई की कमी पूरी कर रही हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स सोचूंगी एंड कराची किंग्स को सपोर्ट करूंगी। कोई बात नहीं, एक ही साल हुए मुझे भी कराची हुए हुए, तो कराची अभी भी कहीं है दिल में धड़कता है। सो यस, कराची किंग्स। और जो पॉइंट्स टेबल है जरा उस पर नजर डाल लेते। लाला, आप ये 2-3 दिन नहीं थे ना, सो जो प्रेडिक्शन टेबल है, जो हमारा पॉइंट्स टेबल है, वो आपको दिखाते हैं। तो प्रेडिक्शन टेबल, यस, हाफिज इमरान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हाफिज ब्रूटली सारे डिसीजन लेते हैं, दिल से नहीं सोच रहे, दिमाग से सोच रहे हैं हाफिज, है ना? कुछ फैसले दिल से करने चाहिए, कुछ दिमाग से करने चाहिए, बाकी ये अल्लाह की रहमत है। मोहम्मद यूसुफ 14 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे, शाहिद आफरीदी 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे, एंड यस 4 पॉइंट्स। कल मेरी सिलेक्टेड टीम जीत गई, जब शुरू की 2 विकेटें गिरी थी तो मुझे लगा ये आज फिर मेरी प्रेडिक्शन जो है ये उलट होने वाली है। बट लाला, पेशावर ज़ल्मी, वाई पेशावर ज़ल्मी? पेशावर ज़ल्मी जब भी खेल रही होती है, एक तो इनका कॉम्बिनेशन हमेशा से मुझे बहुत पसंद रहा है। अच्छे तगड़े बैट्समैन, मैच विनर्स इनकी टीम में ज्यादा रहते हैं। और हैरत भी होती है कि जीत नहीं रहे उस तरीके से। तो पेशावर, एक तो बाबर के ऊपर रन सेंचुरी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की पिचें हैं मिल रही हैं अपनी कंडीशन में, बाबर का 100 तो मतलब मैं चाहता हूँ कि बाबर 100 करे। जितने भी मैचेस बाकी हैं एटलीस्ट इसमें 2 से 3 100 तो बाबर करे, वो क्लास तो है उसकी। तो और ऊपर से कप्तान भी है, तो कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस फिर ऊपर नंबर पे खेलता है, ऊपर का स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसुफ, बाबर का 100 आप भी चाहते हैं फिर इसी तरीके से? बात है, पूरा पाकिस्तान ही चाहता है, जहाँ जहाँ उसके फैन है पाकिस्तानी, जहाँ जहाँ वो चाहते हैं कि वो अच्छे रन्स करे, बड़े रन्स करे, ताकि पाकिस्तान को, देखिए इतना बड़ा प्लेयर ज़ाया नहीं होना चाहिए। बार बार हम चाहते हैं कि वो अपनी फॉर्म वापस लाए, उसके लिए उसको अपनी चीज़ें इम्प्रूव करनी होगी। लास्ट गेम में भी देखें कि वो काफ़ी उसकी वो इश्यूज नज़र आ रहे थे जो वो खेला है विली के ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसको और ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए इस चीज़ में कि कैसे जल्द वापस आ जाए। मतलब आपको लगता है कि फोकस का भी इशू है, क्योंकि 30, 35, 40, 70, 80 के बाद एक ख़राब शॉट, कुछ इस किस्म का भी आपको कभी कभी एहसास होता है? ये जो उधर न्यूजीलैंड में आउट हुआ है ना, वो हो सकता है कि जहाँ शॉट खेलनी चाहिए थी वहाँ नहीं खेल सका, तो फील्डर खड़ा था उधर ही मार दी। तो वो, लेकिन ये कि पुल शॉट उसकी ठीक है, ऐसा मसला नहीं, पुल शॉट ठीक है। उसकी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है वो उसी में है, जो ओपन चेस्टेड हुआ था, देखें टेक्निकल साइड। हाँ, वो उस दिन देखे ना, इतना अंदर बॉल खा गया, अंदर बैट बाहर था, बीच में खा गया, तो वो खुला हुआ था पूरा। तो इस चीज़ों को ठीक करेगा तो मेरा ख्याल वापस अपनी उस फॉर्म में आ सकता है जो पहले खेल रहा था। तो पैच थोड़ा लंबा है, ये कंसर्न है, थोड़ी सी ये फिक्र है, इसको जल्द खत्म करने की ज़रूरत है। एक और टेस्ट होगा अब्दुल समद के लिए, बिकॉज अब्दुल समद ने वो स्पार्क दिखाया पिछले मैच में, और इस मैच में अब ये देखना है कि वेदर इट वाज मुल्तान सुल्तान बोलिंग जिसके सामने वो इतना तगड़ा उन्होंने बैटिंग का अपना मुजाहिरा किया, या फिर अब जब आज आमना सामना होगा मीर हमजा, हसन अली, अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, मोहम्मद नबी, अगर ये यही इसी 11 से जाते हैं,
क्या अब्दुल समद इनको फेस कर सकेंगे उस तरह? फेस तो कर लेंगे, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा रन्स किए हैं, लेकिन जो वन डायमेंशन क्रिकेट थी वो नजर आई उनकी। थोड़ा सा इनको अपनी क्रिकेट में, डोमेस्टिक में क्यों नहीं टोकते कोचेस कि ये तो, मत खेलें, ऑन पे ही खेले जा रहे हो, ऑन पे ही खेले जा रहे हो, और भी खेलो, क्यों नहीं डांटते कोचेस? ये तो कोचेस जो उधर हैं शायद बताते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बताते, बताते भी हो, ये नहीं सुन रहे हो, या हो सकता है उनको पता ही ना चलता वो खेल के रन्स में खुश हो रहे हो। बास का रन्स हो रहे होते हैं ना तो सब खुश हो रहे थे, लेकिन वो जो रन्स यहाँ हो रहे हैं फिर इंटरनेशनल में मुश्किल होगी, क्योंकि वो एनालिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ, वो आपको फौरी पकड़ लेते हैं, और जो बॉलिंग हो रही होती है फिर वो वहीं पे आपको बॉलिंग करते रहते हैं। हाँ। इसीलिए तो मुझे कह रहे हैं जब हमारे बैट्समैन खेल रहे होते हैं हमें ऐसे लगता है हर तरफ फील्डर ही खड़े हैं, लेकिन जब हम बॉलिंग करते हैं लगता है फील्डर ही कोई नहीं खड़ा, क्योंकि वो लोग पूरी प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, गैप्स में मार रहे होते हैं, हर तरफ उनका हाथ चल रहा होता है। तो ये थोड़ी सी कंसर्न है, और इसको थोड़ा सा मैंने ये कहा था कि अपनी फिटनेस भी इम्प्रूव करे, क्योंकि ये भाग रहा होता था ऐसा लगता था कि थोड़ा फंसा हुआ है, तो हाँ थोड़ा सा इसने वो एग्री भी किया था, और ये मैं कह रहा था मैं जाके ये काम करूँगा अभी इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ये अपनी चीज़ें बेहतर करें और दोनों चारों तरफ क्रिकेट जो अपनी शॉर्ट रेंज बढ़ाएं, शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन अच्छी करें। तगड़ा है, लंबा है, और उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं, 27-28 साल उम्र है, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर हमारे पास ये भी एक बेंच स्ट्रेंथ में ये एक अच्छी चीज़ आ सकती है हमारे पास। हाँ। शाहिद साहब, ये मोहम्मद हारिस का जो नंबर है और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप समझते हैं कि यही एक अगला रास्ता है जब हमने पाकिस्तान की तरफ से भी खेलना है और इसी चीज़ को बढ़ाना है? जैसे यूसुफ साहब ने बताया कि कुछ शॉट्स उन्होंने उसमें काम किया अपनी ऑफ साइड के ऊपर भी। देखिए, बात एक तो ड्यूरिंग द टूर्स मेरे ख्याल में कुछ कनेक्टिविटी का इशू होगा। ड्यूरिंग द टूर्स, जिस तरह पहले भी एक बार बात की थी कि ड्यूरिंग द टूर्स आप कितना सिखा सकते हैं, आप कितना बता सकते हैं, मगर मजबूरी हमारी यही आती है कि ड्यूरिंग द टूर्स ही बताएं। कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना उनसे, लेकिन इस तरह की बात करनी कि जिनसे उनका कॉन्फिडेंस खराब ना हो, कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आप उनसे कर रहे होते हैं तो कुछ उनके दिमाग में बात बैठ रही होती है, जो सुन रहा होता है। देखिए वैसे यूसुफ, अगर आपको डोमेस्टिक के बैटिंग कोचेस का हेड बना दिया जाए, आप एक्सेप्ट करेंगे? अच्छी खासी जिम्मेदारी। अच्छा, ये कोचेस के कोचेस हाँ। जैदी साहब हमारे कप्तानों के कप्तान हैं, हम कोचेस के कोचेस। देखिए ये इशू बाद में देखेंगे कोई, लेकिन अभी जो है ये चीज़ें जो है हमारी बैट्समैनों की, अगर ये आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये देखिए आपकी हर बात का जवाब देना मेरे पे लाजमी नहीं है। बताएं, बाउंसर आ जाता है ना तो उसको डक कर देना जी एकदम। फिर आप खुले में कहें नो कमेंट्स, हाँ कर सकते हैं, देखते हैं क्या कमेंट्स होते हैं। वेल लेफ्ट देखेंगे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें हमारी जितनी अच्छी हो जाए उतना फ़ायदा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो जल्द अज जल्द चीज़ें ठीक होनी चाहिए हमारी। शाहिद साहब जुड़े, शाहिद साहब जुड़े जी। शाहिद साहब आप जी सर, मेरा सॉरी, आपकी आखिरी सवाल का जवाब कट गया था। देखें, अब आपके पास ना ये जितने भी बैट्समैन है ना, आप ड्यूरिंग द टूर तो किसी को सिखा नहीं सकते ना। मोहम्मद यूसुफ के अगर आपने न्यूजीलैंड एज अ हेड कोच भेजा हुआ है तो वो एक टूर पे क्या सिखाएगा किसी बैट्समैन को? तो बैट्समैन ही पैनिक कर जाएगा। ज्यादा यूसुफ यही बताएगा कि यार जहाँ का बॉल है वहीं खेलो, वहीं मारो, ठीक है ना। आप ये जो हम टैलेंट की बात करते हैं, ठीक है, लड़के नजर आते हैं, लेकिन इन लड़कों का, आप इन बैट्समैनों का, अगर आपने मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच बनाया हुआ है तो मोहम्मद यूसुफ को कहे ना, या पीसीबी प्लान देना कि जी ये 1 महीने के लिए हम आपको ये प्लेयर्स दे रहे हैं। तो 1 महीने का जब कंसिस्टेंट काम होगा इन बैट्समैनों का यूसुफ के साथ, तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ चेंज नजर आएगा, नए शॉट सीखेंगे, टेक्निक चीजें ठीक होंगी। टूर्स के ऊपर तो आप ये ठीक नहीं कर सकते ना ये चीजें। बिल्कुल। और चीजें सीखने की वजह से, जो हम स्ट्राइक फोर्स की बात कर रहे थे, आप वो लड़के, स्ट्राइक फोर्स के काफी सारे लड़के आपके साथ टूर पे गए थे, कुछ इम्पैक्ट दिखा उसका? वो जो कैंप लगा स्ट्राइक फोर्स पे था कौन कौन इनमें से? अब्दुल समद था, खुशदिल तो मुझे लगता है कि उल्टा हो गया, स्ट्राइक फोर्स के बाद जो है खुशदिल रुक गया, पता नहीं क्या, जो कि वो पहले ज्यादा स्ट्राइक फोर्स से खेल वो करते थे। हारिस भी था मेरा ख्याल। हाँ, मोहम्मद हारिस भी थे। हारिस भी था। अच्छा, ये भी छोटा हसन नवाज भी था मेरा, हसन भी था मेरा ख्याल। ठीक, देखिए अब्दुल रज़ाक हमारा बहुत बड़ा ऑलराउंडर था, अगर उसने कोई चीज़ें बताई होंगी तो बिल्कुल ठीक बताई होंगी। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि सुनता कौन ज़्यादा है, कौन इस पे होमवर्क ज़्यादा करता है, कौन उन चीज़ों पे मेहनत करता है, उसको वो आगे निकलेगा। जो भी इस बात को सुन ले, जैसे कल भी मैं कह रहा हूँ हारिस ने 2 शॉटें खेली हैं इधर, ये एक अच्छा साइन है। देखिए फिर जब आप ऑफ साइड पे खेलते हैं वो आपकी बॉडी की तरफ आ जाते हैं, फिर उसने अपने इधर भी रन्स किए हैं, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उसने रन्स किए हैं। तो इस तरह की क्रिकेट हमें अपने यंगस्टर से मिल जाए
और दोनों चारों तरफ खेल रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। स्ट्राइक फोर्स में भी अब्दुल रज़ाक ने भी उनसे यही बात की होगी, उन्होंने जैसे समझाया होगा, लाला बेहतर समझते हैं कैसे उन्होंने चीज़ें बताई होंगी अब्दुल रज़ाक ने, तो वो काफ़ी उनको फ़ायदा दिया होगा। जी लाला, स्ट्राइक फोर्स पे कितना इम्पैक्ट मोहम्मद तरीके से बताएगा रज़ाक ने कैसे समझाया होगा। देखते जा रहे हैं ये तो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह मेरे ऊपर डाल रहे हो। हमें तो भाई आप ज्यादा करीबी दोस्त है आपका, आप बेहतर आप बता सकते हैं। मेरी रज़ाक से अच्छी है, लेकिन जितना आपने उसके साथ टाइम से गुजारा है शायद ही किसी ने गुजारा हो। मैं और यूसुफ की ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि जब रज़ाक समझा रहा हो, बता रहा हूँ, मैं और वो यूसुफ साथ खड़े हैं। तो इधर आज एक आप यहाँ पहुंचे लाहौर और उसके बाद आप फिर तो यहाँ हम सामने उसका लेंगे ना, हम थोड़ी सी टिप्स उनसे पूछ लेंगे ना कि कैसे आप यूसुफ को इसको बुलाते हैं, काका इसको बुलाते हैं। हाँ ना, स्ट्राइक फोर्स का इधर बताएगा सामने कि मैंने ये फाइनलाइज हो गया कि नेक्स्ट टाइम जब लाला वुड बी हियर इन लाहौर, सो तीसरा जो हमारे मेहमान होंगे अब्दुल रज़ाक को हम इनवाइट करेंगे, लाला इनवाइट करेंगे। इनफैक्ट हम नहीं इनवाइट करेंगे, लाला ही इनवाइट कर सकते हैं। बट विद दैट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन यूसुफ एंड लाला। और जो है वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सो टुनाइट कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी इन एक्शन। इसी के साथ सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।